हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने प्यारे चैनल पांडे क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में नाउन का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया था, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेंटेंस कहते किसको है? तो सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है हमें, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था, सबसे छोटी चीज कि पहले मैंने आपको लेटर पढ़ाया था, ठीक है। तो लेटर में मैंने क्या बताया था कि किसी भी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। यानी कि किसी भी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? लेटर थी। फिर इन्हीं लेटर्स को हमने कंबाइन किया और हमने बनाया वर्ड। वर्ड किसको कहते थे? जिसका यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर, यानी कि लेटर अक्षरों का ऐसा समूह, मीनिंगफुल लेटर, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग निकले उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। अब जब यही वर्ड को हम कंबाइन करते हैं तो बनता है हमारा सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य, ठीक है। जब हम वर्ड्स को, कई सारे वर्ड्स को आपस में कंबाइन करते हैं और एक करेक्ट तरीके से कंबाइन करते हैं जिससे उनका कुछ मीनिंग निकलता है, उसको बोलते हैं हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसा मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लेटर्स होते हैं 26 होते हैं। अब इन्हीं लेटर्स में से मैं कुछ वर्ड बना दूं। जैसे मैंने लिख दिया बैड, गुड, ठीक है, और बॉय। बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ मुझे सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाने के लिए मैं लिख सकती हूँ जैसे कि एक सेंटेंस, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। यानी जो ये लिखा हुआ है हमारे सामने, ये क्या है? एक सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस हमने लेटर में क्या समझा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई जहाँ से हम लिखना, बोलना, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं लेटर। और लेटर आपस में कंबाइन करके बनाते हैं वर्ड। यानी वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर, यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंग निकले, उसको बोलते हैं लेटर, ठीक है। फिर लेटर्स को, जब वर्ड्स को हम कंबाइन करेंगे तो बन जाता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं? इसके बारे में हम आज इस क्लास में आज आपसे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस अगर हमसे कोई पूछता है सेंटेंस किसको कहते हैं, तो सेंटेंस की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब होता है, वर्ड मीन्स होता है शब्द, यानी कि शब्दों के समूह को, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, कंप्लीट सेंस का मतलब होता है सार्थक अर्थ, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले, उसको बोलते हैं हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं आप सभी के सामने एग्जांपल लिख दूं। जैसे लिखा हुआ है, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखा हुआ है? रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ रवि, इस सेंटेंस को पढ़ने में हमें लग रहा है कि कोई रवि नाम का लड़का है जो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। यानी इस सेंटेंस का एक सार्थक यानी कंप्लीट सेंस निकल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को गलत तरीके से लिख दूं, मान लो लिख दिया गया प्लेइंग क्रिकेट इज रवि, ये सेंटेंस हमारे सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने में एकदम नॉनसेंस लग रहा है, यानी इसके पढ़ने में कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो इस लिखे हुए वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। लेकिन जो ये ऊपर लिखा हुआ हमारे सामने वाक्य है, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल रहा है, तो यानी ये लिखा हुआ सेंटेंस, इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस में हमें क्या समझ में आया? यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि वर्डों का ऐसा ग्रुप जिसका कोई कंप्लीट सेंस यानी सार्थक अर्थ निकले, उसको बोलते हैं हम सेंटेंस बोलते हैं। अब हम ये समझेंगे सेंटेंस जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि सेंटेंस में क्या, एक सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी क्या क्या होता है। तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी, कोई भी सेंटेंस, एक बात याद रखेंगे, कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब के नहीं बन सकता है, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं
पॉइंट आउट करके इट हैज़ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। दूसरा इसके पास होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि हम कैसे एक सेंटेंस में वर्ब को सही तरीके से, सुटेबल तरीके से उसको लिखें उस सेंटेंस में, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इट हैज़ करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि किसी भी लिखे सेंटेंस में हमें करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करना है। अब मैंने पहली पॉइंट लिखाया हुआ है कि इट हैज़ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी कि कोई भी सेंटेंस हो वो बिना मेन या बिना वर्ब के नहीं बन सकता है। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखूँ आप सभी के सामने, जैसे कि मैंने लिखा श्यामू अ बॉय, श्यामू एक लड़का। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, श्यामू एक लड़का। अब अगर कोई कहता है कि ये जो हमारे सामने लिखा हुआ वर्ड श्यामू ए बॉय, क्या ये एक सेंटेंस है? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो बिना किसी वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। तो इसको हमें सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। राम श्यामू इज अ बॉय, श्यामू एक लड़का है। तो हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उस सेंटेंस के लिए हमें सबसे मोस्ट होता है मेन वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं सेंटेंस आपके सामने लिखूं, लिख दिया मैंने, द प्लेयर द टीचर टीचर्स इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है, द टीचर टीचर्स इंग्लिश। अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस में टीचर्स को गायब कर दूं, क्या कर दूं, गायब कर दूं, तो लिख पढ़ा जाएगा द टीचर इंग्लिश, यानी कि क्या इसको हम सेंटेंस बोलेंगे तो अपने आप में आप कहेंगे मैम नॉनसेंस हो गया। अगर हमें इसको सेंटेंस बनाना है तो इसके लिए हमें मेन वर्ब ऐड करना पड़ेगा, द टीचर टीचर्स अस, द टीचर टीचर्स इंग्लिश, अध्यापक इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बात क्या समझ में आई कि हमें किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करना है तो उसके साथ हमें मेन वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही पड़ेगा। ओके, अब आगे की बात समझेंगे हम। सेंटेंस में, एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर सब्जेक्ट के, सेंटेंस के टाइप एंड सेंटेंस के पार्ट। आइए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमने सेंटेंस की डिफिनेशन अभी पढ़ी, एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज वर्ब एंड थर्ड ऑब्जेक्ट। यानी एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जो लिखे हुआ सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो चीज़ें तो मोस्ट होती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी सेंटेंस को बनाने के लिए। तीसरा, अगर हमें सेंटेंस को बड़ा करना है तो हमें ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो इसको बनाने के लिए किसी एक सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था। अब देखो, हमें सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, यानी कि जो सेंटेंस में काम करता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। यानी मान लो कोई सेंटेंस लिखा हुआ, जैसे मैंने कहा, जैसे द फार्मर इज इन द फील्ड। ठीक है, द फार्मर कट्स द क्रॉप, किसान खेत काटता है। तो इस सेंटेंस में खेत काटने का काम कौन कर रहा है, फार्मर कर रहा है। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हुआ वो कौन हो जाएगा, हमारा किसान हो जाएगा, यानी फार्मर हो जाएगा। अब इसी को बोलते हैं हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ज़रूरी होता है, हम पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो काम क्या कर रहा होता है। और किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में, ये शायद मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, एक बार फिर रिवाइज करवा दे रही हूँ। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो हमें क्वेश्चन करना पड़ता है व्हाट का और whom का। ये कॉन्सेप्ट शायद अच्छी तरीके से आप सभी को क्लियर होगा, आई होप। ठीक है, तो किसी भी लिखे सेंटेंस में अगर हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो हमें व्हाट का क्वेश्चन करना पड़ता है और whom का क्वेश्चन करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म, यानी कि जो हमारा डूअर काम करता है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हैं। अब आते हैं वर्ब में। वर्ब क्या होता है, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में दो प्रकार की वर्ब यूज होती है। एक वर्ब यूज होती है जिसको बोलते हैं मेन वर्ब,
दूसरी वर्ब हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। यानी कि एक वर्ब है हमारी मेन वर्ब, दूसरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं जो एक सेंटेंस को बनाने के लिए उसकी हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि एक मेन वर्ब की हेल्प, मेन वर्ब अगर किसी भी अभी मैं एक चीज़ एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। अगर किसी लिखे हुए सेंटेंस में मेन वर्ब आया हुआ है तो और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई है तो हम उसको कब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ें। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारी होती कौन कौन सी है। तो इज, am, are, was, were, has, have, will, shall, had और हमारी मॉडल एक्सिलरी यानी कि मॉडल वर्ब, जितनी भी हैं सारी की सारी क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब आते हैं हम मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? एक चीज़ और, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये स्टेट होना यानी कि किसी का होना बताती हैं, स्टेट को बताती है, यानी कि किसी पर्सन या किसी इंसान एनिमल का होना बताती हैं, उसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब क्या होती है? जिसमें एक्शन शो होता है, यानी कि एक्शन शो होता है, उसको बोलते हैं हम मेन वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब में देखिए किसी सेंटेंस को बनाने की जरूरी नहीं कि मेन वर्ब एक ही प्रकार के है। मेन वर्ब के 5 टाइप होते हैं। कितने? एक होता है V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होता है V2, V3, V4, V5। V1 की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं आप सभी के सामने वर्ब लिख रही हूँ, मान लो लिखा हुआ है गो। ठीक है, तो गो का मतलब हिंदी मतलब होता है जाना। तो जब हम इसका V1 लिखें यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी गोइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी गोज। गोइंग और गोइंग को हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा। गोइंग को हम यूज़ करते हैं यानी इसको बोलते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, इसको क्या बोलते हैं? वर्ब प्लस आईएनजी। गोज को यूज़ करते हैं हम इंडेफिनिट टेंस में, और किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये टेंस के चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो अगर कोई पूछता है वर्ब की कितनी फॉर्म यूज़ होती हैं, तो वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं जो सेंटेंस में यूज की जाती हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये समझना है हमें। मेन वर्ब का मतलब क्या समझना है? जिसमें एक्शन शो करे, यानी कि जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा होता है, उसका काम शो होता है। जैसे कि मैं लिख दूं टीचिंग, यानी कि टीच मीन्स होता है पढ़ाना। तो जब कोई टीचर या कोई भी आपको पढ़ा रहा होता है तो उसका जो वो काम कर रहा है वो आपको दिखता है कि हाँ कोई इंसान है जो हमें पढ़ा रहा है। मान लो कोई व्यक्ति है जो डांस कर रहा है, डांस, तो अगर वो डांस करेगा तो आपको दिखेगा कि हाँ कोई इंसान है जो डांस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेन वर्ब उसको बोलते हैं जो एक्शन को शो करे। ठीक है, उसको बोलेंगे मेन वर्ब। अब मेन वर्ब बहुत सारी हो सकती हैं, डांस हो गया, कम हो गया, रीड, ठीक है, और लिख सकते हैं हम जंप, क्लाइम, एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी हमारी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब में 2 प्रकार की यूज होती है, एक मेन वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? जो एक्शन शो करती हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो स्टेट यानी किसी का होना बताती हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इन सभी को समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, करण is reading a book। ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब इस पूरे लिखे हुए सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूंगी? ठीक है, मान लो सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम किसका क्वेश्चन करते हैं? हु का क्वेश्चन करेंगे। जब हमारे सामने आंसर निकल के आएगा वही क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। करण इज रीडिंग अ बुक, करण किताब पढ़ रहा है। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन करते हैं हु का, इसका क्वेश्चन करते हैं हु का, कौन किताब पढ़ रहा है, तो हमारे सामने आंसर निकल के आता है जी करण किताब पढ़ रहा है। तो इस सेंटेंस में डूअर कौन हो गया? करण, यानी करण क्या है? यहाँ पे डूअर है, करता है। अब मैं पूछती हूँ
करण किताब पढ़ रहा है। ये अगर जो रीडिंग लिखा हुआ है, रीडिंग का मतलब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। रीडिंग का मतलब क्या है? वर्ब की, यानी कि वी प्लस आईएनजी। और जब वी प्लस आईएनजी कहीं पे लिखा होता है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लिख लीजिए साइड में नोट करके, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस में हम जहाँ पे वी प्लस आई यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है उसके पहले हम हेल्पिंग का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ क्या लगाते हैं? आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो लिखा हुआ है, यानी रीड एक वर्ब लिखी हुई है, इसके साथ आईएनजी लगा है, तो अगर आईएनजी लगा तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम उसके साथ इज एम आई का यूज़ करेंगे, पास्ट है तो वाज वर का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ रहा है, यानी कि उसके पढ़ने की स्थिति को बता रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये जो पढ़ रहा है वो एक्शन शो हो रहा है, तो ये क्या है? हमारा मेन वर्ब है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें बताना, क्वेश्चन करना पड़ता है व्हाट का और हुम का। अगर हम हुम का क्वेश्चन कर दें किसे पढ़ रहा है, तो ये किसी भी, अगर मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर हमें किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हमें क्वेश्चन करना पड़ता है व्हाट का। तो अगर पूछा जाए सेंटेंस में करण क्या पढ़ रहा है, तो आंसर निकल के आ रहा है अब करण एक किताब पढ़ रहा है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? करण। ये ए लिखा हुआ हमारा आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक सेंटेंस को बना सकते हैं, और हम सेंटेंस में बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सभी कॉन्सेप्ट आप सभी को आई होप पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलने वाले एक नए टॉपिक की तरफ, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अगली हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हिंदी में इसको बोलेंगे वाक्य के भेद। देखिए, एक होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक होता है पार्ट्स ऑफ टाइप। तो जब एक होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दूसरा होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस के भाग। ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस के कितने भाग हो सकते हैं। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि उस सेंटेंस के कितने प्रकार के, वो सेंटेंस जो लिखा हुआ है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो अगर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को तो मैं भी पूरी तरीके से समझाई हूँ। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट को हमें बनाना है तो सब्जेक्ट बनाने के लिए जरूरी होता है, पहले समझिए सब्जेक्ट कहते किसको है। अभी मैंने बताया सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट उसको बोलते हैं, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो काम क्या कर रहा होता है उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट। इसका हिंदी तो मैंने बताया कर्ता, प्रेडिकेट का हिंदी होता है विधेय। ठीक है, क्या होता है इसका हिंदी? विधेय होता है। किसी भी सब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है डिटरमाइनर की, या तो दूसरा एडजेक्टिव की, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज की। अब एडजेक्टिव देखो, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं, एक होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। और प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं? इसमें होता है वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और होता है कंप्लीमेंट, प्रीपोजिशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इतनी सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? तीन, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज, प्रेडिकेट के वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंप्लीमेंट। ठीक है, अब हम किसी भी लिखे सेंटेंस में कैसे एक एक वाक्य को पहचानेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, आइए बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है जहां से भी वर्ब या तो मेन वर्ब लिखी हुई है, उसके आगे का सारा चीज होता है प्रेडिकेट होता है, बाकी सब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ वाक्य हमारा वर्ड क्या होते हैं? हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अब उसमें हमें ये ढूंढना है क्या डिटरमाइनर है, क्या एडजेक्टिव है, क्या नाउन है। ठीक है, इसमें हम नाउन भी लिख लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज माई
बुक। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दिस इज माई बुक। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि वर्ब के पहले लिखे हुए शब्द, यानी कि कोई भी वर्ब हो उसके पहले लिखे हुए शब्द क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, वर्ब से लेकर जितने भी वर्ड लिखे होते हैं ये होते हैं हमारे प्रेडिकेट होते हैं। इसमें तो हमने बड़ी आसानी से पहचान लिया। ठीक है, अब मान लो आपके सामने लिखा हुआ है माई एल्डर ब्रदर इज इन दिल्ली। क्या लिखा मैंने, माई एल्डर ब्रदर इज इन दिल्ली। अब मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब के पहले लिखे हुआ वर्ड क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद लिखा हुआ क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि एक सब्जेक्ट में क्या क्या होता है। तो अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले लिखा हुआ वर्ड, वो हमारा काम करता है डिटरमाइनर का। किसका काम करता है, डिटरमाइनर का। और एल्डर आपको समझ में आ रहा है, एल्डर का मतलब होता है बड़ा। तो अगर आपका भाई बड़ा है तो आपके भाई की क्वालिटी क्या है, बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या है, एडजेक्टिव। ब्रदर क्या है, एक नाउन है। तो क्या बात समझ में आई, सब्जेक्ट कितने हो गए, डिटरमिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया और नाउन हो गया। यहाँ पे ये लिखा हुआ क्या है, वर्ब है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। दिल्ली क्या है, एक नाउन है, नाउन कम्प्लीमेंट है। ठीक है, यानी कि इसके भाई की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसका भाई कहाँ है, दिल्ली में है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया द फार्मर इज इन द फील्ड। जो किसान है वो कहाँ पे है, खेत में है। तो यानी वर्ब के पहले लिखा हुआ है फार्मर क्या है, नाउन, और नाउन से पहले आया है वो, ये क्या बन जाएगा हमारा, जो सबसे पहले वर्ड लिखे होते हैं। अगर आर्टिकल हो गया ए एन द अगर लिखा है तो वो क्या बन जाता है, डिटरमाइनर। एक मिनट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ माई और एल्डर। माई भी किसी भी नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव का पोसेसिव केस लिखा होता है तो वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और ये भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो ये पूरे दोनों का दोनों एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, दोनों के क्या है हमारे, माई एल्डर एडजेक्टिव फ्रेज है और ये लिखा हुआ नाउन। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड के पहले ए एन द का यूज हुआ है तो ये काम करते हैं डिटरमाइनर का। किसका काम करते हैं, डिटरमाइनर का काम करते हैं। यानी नाउन से पहले लिखा हुआ ये क्या है, डिटरमाइनर है। ये क्या है, एक नाउन है। और दोनों ही मिलकर के क्या बना दिए हैं, सब्जेक्ट बना दिए हैं। वर्ब के बाद लिखे हुए जितने भी वर्ड्स होते हैं ये होता है हमारा प्रेडिकेट। यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। द है आर्टिकल, और फील्ड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ओके, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी उनकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस के जो टाइप होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एंड सेकंड हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ इज द इम्पेरेटिव, एंड फिफ्थ इज द एक्सक्लेमेटरी, एंड फोर्थ इज द एक्सक्लेमेटरी, एंड फिफ्थ इज द ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस प्रकार सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पूरा डिटेलिंग में डिस्कशन करेंगे।